मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आज पढ़ते हैं माध्यम के प्रकार। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रकाशिक सघन माध्यम और दूसरा होता है प्रकाशिक विरल माध्यम। देखते हैं क्या है ये। तो पहला देखो प्रकाशिक सघन माध्यम। इसमें क्या कह रहे हैं, देखो ऐसे पारदर्शी माध्यम जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं उसे ही प्रकाशिक सघन माध्यम कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इसमें पारदर्शी माध्यम होना चाहिए और इसके माध्यम के कण जो हैं वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, उसी को क्या मानेंगे, प्रकाशिक सघन माध्यम। जैसे कि जितने भी पारदर्शी ठोस पदार्थ होते हैं वो सभी क्या है, प्रकाशिक सघन माध्यम होते हैं। जैसे इसका भी उदाहरण देखें तो कांच है जो पारदर्शी भी होता है और साथ में ठोस पदार्थ भी है जिसमें माध्यम के कण इस प्रकार से पास पास होते हैं। तो ये माध्यम जो है किसका उदाहरण हो गया, प्रकाशिक सघन माध्यम का। इसी प्रकार से दूसरा देखो प्रकाशिक विरल माध्यम। ऐसे पारदर्शी माध्यम जिसमें माध्यम के जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं, जबकि प्रकाशिक सघन माध्यम में पास पास थे और प्रकाशिक विरल माध्यम में कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, उसे ही प्रकाशिक विरल माध्यम कहते हैं। जैसे कि जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं जैसे वायु है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब कैसे माध्यम में माने जाएंगे, प्रकाशिक विरल माध्यम में। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना कि ये तो पता लग रहा है कि जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो किस में आ सकते हैं, प्रकाशिक सघन माध्यम में, और जितने भी गैसीय पदार्थ हैं वो किस में आ सकते हैं, प्रकाशिक विरल माध्यम में। अब बच गई द्रव पदार्थ, इसको कौन से माध्यम में माना जाए, तो ये ध्यान रखना कि द्रव पदार्थ जो होते हैं वो प्रकाशिक सघन माध्यम और प्रकाशिक विरल माध्यम दोनों के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कणों की स्थिति यदि बात करें तो द्रव पदार्थ के जो कण होते हैं ठोस की अपेक्षा तो दूर दूर होते हैं और गैस की अपेक्षा पास पास होते हैं। तो यदि वो दूर दूर वाली स्थिति में आएगा जब तो विरल माध्यम के रूप में काम करेगा, और यदि पास वाली स्थिति में आएगा तो फिर वो सघन माध्यम के रूप में कार्य करेगा। जैसे एक उदाहरण देख लो, जैसे दे दिया आपको कांच, वायु और जल। अब यहाँ यदि देखें तो कांच देखो कंप्लीट ही ठोस पदार्थ है, तो ये कह सकते हैं कैसे माध्यम में आएगा, ये तो प्रकाशिक सघन माध्यम में। वायु गैसीय पदार्थ है, जो भी बताया गैसीय पदार्थ किस में आएंगे, प्रकाशिक विरल माध्यम में। बच गया जल। जल कैसा पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, जो द्रव के लिए भी बताया दोनों का व्यवहार कर सकता है। तो देखो कैसे, यदि इन दोनों की तुलना की जाए तो ये गैसीय पदार्थ है और ये एक द्रव पदार्थ है। कणों की स्थिति यदि बात करें तो इसमें दूर दूर होंगे वायु में, और जल में जो है वो पास पास कण होंगे। तो पास पास कण यदि हैं तो फिर वो किसकी तरह काम करेगा, सघन माध्यम की तरह। अब यदि यही तुलना इसके साथ में कांच के साथ की जाए तो ये देखो ठोस पदार्थ है और ये द्रव पदार्थ है, तो यहाँ ठोस के कण पास पास होंगे और द्रव के दूर दूर होंगे। तो अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, विरल माध्यम की तरह। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि द्रव जो है वो सघन और विरल दोनों प्रकार के माध्यमों के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रकाश का अपवर्तन होने का कारण। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है इसको समझते हैं। देखो प्रकाश का अपवर्तन जो है वो वेग या चाल में परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन जो है वो प्रकाश के वेग या चाल में परिवर्तन के कारण होता है, जिसको अपन निम्नलिखित दो बिंदुओं में समझ सकते हैं या दो प्रकार से इसको समझा जा सकता है। इसमें पहला देखो, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में यदि प्रवेश करता है, कौन से माध्यम से, विरल से सघन। जैसे ये दे वाला चित्र देखो, तो ये जो प्रकाश की किरण है ये वायु से गुजर रही है जो कि विरल माध्यम है, और ये कांच में जा रही है जो कि एक सघन माध्यम है। तो जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो सब सघन माध्यम है और जितनी भी गैसीय पदार्थ है वो विरल माध्यम है। तो विरल से सघन में प्रवेश कर रही है ये। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका वेग कम हो जाएगा। तो कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि विरल माध्यम जो होता है इसमें माध्यम के कण दूर दूर होता है ऐसे,
और जबकि सघन माध्यम की यदि बात करें तो सघन माध्यम में यही कण क्या होते हैं, ऐसे पास पास होते हैं। तो यदि कोई प्रकाश की किरण मान लो ये विरल माध्यम से आ रही है इस प्रकार से, तो यहाँ क्या है, कण दूर दूर होने की वजह से तेजी से आएगी यहाँ पर, और यहाँ जैसे आएगी तो यहाँ पर इसका वेग कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कण पास पास हो गए हैं, भीड़ भाड़ जाता है यहाँ पर, इसकी वजह से यही जो इसकी गति है, वेग है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेग कम होने की वजह से ही ये क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। जैसे इस किरण को देखो, ये अविलंब से झुकती हुई नजर आ रही है, ऐसे इस किरण को देखो, ये अविलंब से दूर हटती हुई नजर आ रही है। तो ये झुक क्यों गई? क्योंकि ये विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, जिससे इसका वेग कम हो गया है, और वेग कम होने के कारण ही ये अविलंब की ओर झुक जाती है। ये अपना पहला है। ऐसा ही दूसरा देखो, जब प्रकाश अब सघन से विरल में जाए, उल्टा हो रहा है, पहले सघन से चल रही है फिर विरल में जाएगी, तो इस क्या होगा, इसका वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ने के कारण ही ये अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। जैसे ये देखो, तो ये पहले सघन माध्यम से चल रही है, कहाँ से चल रही है, वायु में प्रवेश कर रही है। जैसे इसका उल्टा कर दो, यहाँ से यदि प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी तो यहाँ धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि यहाँ पर कण जो है पास पास है, जगह कम मिलेगी इसको। और जब ये इसको पार कर जाती है, फिर ये यदि इस माध्यम में आ जाती है, गैस में या वायु के अंदर, तो यहाँ कण दूर दूर मिलेंगे, तो ये तेजी से निकलेगी अभी, और तेजी से यदि निकलती है तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, अविलंब से दूर हट जाती है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन है तो प्रकाश के वेग या चाल में परिवर्तन के कारण होता है, जिसके दो कारण अपन बताए हैं। यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो इसका वेग कम होने के कारण यह अविलंब की ओर झुक जाती है, और यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो इसका वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण यह अविलंब से दूर हटती हुई नजर आती है। तो इस प्रकार से ये प्रकाश का अपवर्तन होता है।